सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ हिंदी शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि हिंदी पेडागोजी है और यह आपके सिलेबस में भी है तो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और आप प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने विषय पूरा इसका पढ़ ही लिया होगा तो फिर अब आपको क्वेश्चंस ही लगाने हैं जिससे कि जो भी प्रश्न पहले पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में वो आपको समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लेवल कैसा रहता है। चलिए बिना किसी भूमिका के स्टार्ट करता हूं। आप लोग अंत तक जुड़े रहें और इसी प्रकार के प्रतिदिन 2 से 3 वीडियोस आने वाले हैं तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। विविधता से युक्त, यहाँ पर युक्त कर लें, विविधता से युक्त कक्षा कक्ष का संबंध है। तो विविधता से युक्त कक्षा कक्ष का संबंध किससे है? छात्रों की विविध योग्यताओं से है, मंदबुद्धि छात्रों से है, प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा से है या फिर सामान्य छात्रों की कक्षा से है। तो विविधता से युक्त कक्षा कक्ष का जो संबंध होता है वो छात्रों की विविध योग्यताओं से होता है। ये रहेगा इसका सही उत्तर। जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें पहला ही है जो सही रहेगा। आगे चलते हैं। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का संबंध है। देखिए विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो तो इसका संबंध किससे है? विराम चिन्हों का संबंध श्रवण से है, लेखन से है, वाचन से है या व्याकरण के से है। तो देखिए इसका जो उत्तर होना चाहिए था अपनी दृष्टि से तो लेखन होना चाहिए था, लेकिन जो आयोग ने वहां पर उत्तर माना है ये व्याकरण से है। जो विराम चिन्ह आदि का प्रयोग किया जाता है ये व्याकरण की दृष्टि में रखकर किया जाता है तो ये ज़्यादा सही उत्तर है तो ये माना जाएगा सही। आगे चलते हैं। व्याकरण के प्रयोग से रहित भाषा लगती है। जिन भाषाओं में व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो भाषाएं कैसी लगती हैं ये बताना है। क्या कर्ण प्रिय लगती हैं, कर्ण कटु लगती हैं, सुंदर लगती हैं या प्रभावशाली लगती हैं? तो व्याकरण के प्रयोग से रहित भाषा जो होती है वो कर्ण कटु लगती है। कैसी लगती है? कर्ण कटु लगती है, कानों को अप्रिय लगती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है मानक भाषा का संबंध है। तो आप लोग मानक भाषा के बारे में समझते ही होंगे कि परिनिष्ठित भाषा होती है मानक भाषा, मतलब कि व्याकरण की दृष्टि से सुसंगठित होती है और शुद्ध होती है, वो कहलाती है मानक भाषा। ऑप्शन पहला दिया है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा से, ठीक है, सामान्य भाषा से, स्थानीय भाषा से या फिर क्षेत्रीय भाषा से। तो मानक भाषा का संबंध जो है वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा से है। ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है सरल वाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध है। मतलब कि सरल वाक्यों की रचना करना और सीखने का संबंध किससे है? तो पठन कौशल से है, वाचन कौशल से है, श्रवण कौशल से है या फिर व्याकरण कौशल से है। तो पहले तो आपको प्रश्न ध्यान से समझना है कि क्या कहा है। तो सरल वाक्यों की रचना करना और सीखना। तो सरल वाक्यों की रचना कहाँ पर होगी पहले तो ये ध्यान होना चाहिए। तो वाक्यों की रचना जो होती है वो व्याकरण से संबंधित होती है, वहां पर व्याकरण का ध्यान रखा जाता है। तो व्याकरण से डायरेक्ट इतना ही अपन को पकड़ना है वाक्यों की रचना। तो ये हो जाएगा व्याकरण से जो है, ये रहेगा इसका सही उत्तर डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य है। क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, इसकी स्थापना करना किसका कार्य है? तो राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। ऑप्शन देख लेते हैं पहले तो। विज्ञान का, गणित का, इतिहास का या फिर भाषा का। तो यह कार्य होता है भाषा का। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना ये भाषा का कार्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर जहां दिया हुआ है भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। मतलब कि ध्यान देना आप लोग प्रश्न पर। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं। क्या हैं? अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम या फिर ए और बी दोनों या फिर प्रयोग का माध्यम। तो भाषा के अन्य विषयों का संबंध जो है ए और बी दोनों हो जाएगा सही। अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम और अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है भाषा प्रमुख रूप से माध्यम है। तो भाषा प्रमुख रूप से माध्यम किसका है? ज्ञान का है, विकास का है, आध्यात्मिक विकास का है या फिर संप्रेषण का है? तो भाषा की जब बात आती है तो भाषा अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो हमारे अंदर भाव या विचार चल रहे हैं उनको हम सामने वाले से अभिव्यक्त कर सकें, सामने वाले को बता सकें। तो प्रमुख माध्यम जो कहा है यहाँ पर, तो वो संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। भाषा कैसा है? संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है, अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने का एक माध्यम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है वाचन कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या कह रहे हैं? वाचन कौशल को छात्रों के अधिगम के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्यों? ऑप्शन देख लेते हैं। निसंकोच रूप से शैक्षिक समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करके, ठीक है, विभिन्न भाषाई विधाओं का प्रस्तुतिकरण करके किया जाता है, या फिर ए और बी दोनों सही होंगे, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ए और बी दोनों, मतलब कि निसंकोच रूप से शैक्षिक समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करके प्रयोग किया जाता है और विभिन्न भाषाई विधाओं का भी प्रस्तुतिकरण करके प्रयोग होता है। तो ये रहेगा जो ए और बी दोनों दिया हुआ है सही उत्तर, ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां दिया हुआ है शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। तो शिक्षक सामान्य रूप से छात्र में किस भाषा कौशल का विकास करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं क्रमशः श्रवण कौशल का, वाचन कौशल का, पठन कौशल का या फिर लेखन कौशल का। तो सही उत्तर जो रहेगा ये रहेगा श्रवण कौशल का। मतलब कि शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में भाषा कौशल का जो विकास किया जाता है वो श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना, ये है, मतलब आप लोगों ने कई बार सुना होगा सरल से कठिन की ओर या फिर यहाँ से यहाँ की ओर। तो बहुत सारे ये शिक्षण सूत्र हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? मतलब कि भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना, ये क्या चीज़ है? शिक्षण सिद्धांत है क्या ये? शिक्षण सूत्र हैं क्या ये? या फिर शिक्षण सूत्र पर है, या फिर वैज्ञानिकता पर है, या फिर दार्शनिकता पर है? तो ये शिक्षण सूत्र पर है। जो सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना, ये शिक्षण सूत्र हैं। दूसरा होगा सही इसका उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां दिया हुआ है भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि आधारित होनी चाहिए। मतलब कि भाषा शिक्षण का चुनाव जिससे हो तो वह विधि कौन सी, मतलब वह विधि आधारित होनी चाहिए, किस पर आधारित होनी चाहिए भाषा शिक्षण का चुनाव की जाने वाली? ऑप्शन देख लेते हैं। बाल केंद्रीयकरण पर, शिक्षक केंद्रीयकरण पर, या फिर प्रयोग पर, या फिर गतिविधियों पर। क्या कह रहे हैं? भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि आधारित होनी चाहिए। तो बाल केंद्रीयकरण पर यह होगा। बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण विधियां जो हैं उनका चुनाव किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। क्या कह रहे हैं? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के या फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध किससे होता है? शिक्षक से होता है। मतलब कि भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनको प्रस्तुतिकरण कौन कर रहा है, ये भी अपन समझ सकते हैं इससे। तो शिक्षक से संबंध है, छात्र से है, या फिर कक्षा के वातावरण से है, या फिर गतिविधियों से है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? शिक्षक से है संबंध उसका। ए होगा इसका सही आंसर। जो पहला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां दिया हुआ है भाषा शिक्षण में व्यापकता का सिद्धांत संबंधित है। मतलब कि भाषा शिक्षण में व्यापकता का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो व्याकरण के पूर्ण नियमों से संबंधित है। दूसरा दिया है भाषाई कौशलों के शिक्षण से संबंधित है। ए और बी दोनों, या फिर कविता शिक्षण से संबंधित है। तो क्या रहेगा सही उत्तर? भाषा में व्यापकता का जो सिद्धांत है, भाषा में व्यापकता का जो सिद्धांत है वो कैसा है? ए और बी दोनों, ये रहेगा इसका सही। मतलब कि व्याकरण के संपूर्ण नियमों से संबंधित है और भाषाई कौशलों के शिक्षण से भी संबंधित है। चलिए चलते हैं आगे। शिक्षण के बाल केंद्रित सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका होती है। क्या कह रहे हैं?
शिक्षण के बाल केंद्रित सिद्धांत में, मतलब कि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, तो ये सिद्धांत जो रहता है, तो इस सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या है? क्या गौण है, क्या न्यूनतम है, महत्वहीन है, या फिर छात्र के सहयोगी के रूप में है? क्या होगा सही उत्तर? उत्तर रहेगा डी, छात्र के सहयोगी के रूप में है शिक्षक की भूमिका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीखने के नियम में प्रभाव एवं तत्परता के नियम के प्रणेता हैं। तो प्रभाव और तत्परता के नियम के प्रणेता आपको बताना है। कौन है? थॉर्नडाइक दिया हुआ है ऑप्शन में, स्किनर दिया है, फ्राइड दिया है और गिलफोर्ड दिया है। तो ये जो नियम हैं ये कई बार पूछे जाते हैं, आप लोग नियमों को भी रट लें। कभी कभी एक प्रश्न जो है सामान्य रूप से दे दिया होता है, तो ये भी आपको याद करने हैं सबके सब। सही उत्तर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है थॉर्नडाइक, ये होगा सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां दिया हुआ है सीखने के नियमों का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। सीखने के नियमों का प्रयोग प्रमुख रूप से कहां पर होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कक्षा शिक्षण में होता है, ठीक है, मूल्य शिक्षण में होता है, ज्ञान के विकास में होता है, या फिर शैक्षिक गुणों के विकास में होता है। तो देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, सीखने के नियमों के प्रयोग का प्रमुख रूप होता है, मतलब कि सीखने के नियमों का प्रमुख रूप जो है वो कक्ष शिक्षण में है। ये रहेगा सही उत्तर, कक्ष शिक्षण में, वहीं पर सारे नियमों का प्रयोग किया जाएगा प्रमुख रूप से। आगे चलते हैं। सीखने के नियम प्रमुख रूप से हैं, क्या कह रहे हैं? सीखने के नियम प्रमुख रूप से हैं, तो कितने प्रकार के हैं? 4, 3, 2 या 5? तो सही उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? 3 प्रकार के हैं। जो सीखने के नियम हैं सामान्य रूप से 3 प्रकार के हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां दिया हुआ है प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संयोग होता है। क्या कह रहे हैं? प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया। तो उद्दीपक और अनुक्रिया आप लोग समझते ही हैं, इसका संयोग किससे है? सुखद है। इसका संयोग कैसा होता है? सुखद होता है। और प्रभाव के नियम के अनुसार बताना है आपको, दुखद होता है, ए और बी दोनों होगा, या फिर उदासीन होगा। तो प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया जो है, मतलब कि उद्दीपक जब होगा तो अनुक्रिया अपने आप होती ही है, आपको पता ही है, आपने घंटी वाला उदाहरण सुना होगा, लार टपकने वाला। तो ए और बी, ध्यान से आप लोगों ने प्रश्न को समझा होगा, थोड़ा सा कठिन लगा होगा आप लोगों को प्रश्न, लेकिन जब प्रभाव के नियम की चर्चा आती है तो सुखद भी होते हैं और इनका जो संयोग है वो दुखद भी होता है कभी कभी, दोनों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति ना होने पर अधिगम प्रक्रिया को माना जाता है। देखिए लक्ष्य की प्राप्ति ना होने पर अधिगम प्रक्रिया निष्फल होती है, आप लोगों को पता ही है। तो ऑप्शन दिया है पहला सफल, बी सफलता के समीप, या फिर असफलता के समीप, या फिर पूर्णतः असफल। तो सीधी सीधी बात है, जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो जो अधिगम प्रक्रिया चल रही है वो निष्फल है, बिल्कुल पूर्णतः असफल ही मानी जाएगी। ये होगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है प्रतिचारों के सही चुनाव करने पर अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहे हैं? प्रतिचारों के सही प्रयोग करने पर अधिगम प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है, धनात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है, ऋणात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है, या फिर ए और बी दोनों होगा? तो यही होगा, ए और बी दोनों जो है ये सही हो जाएंगे। तो जो चौथा नंबर है ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी प्रभाव पड़ता है, ये रहेगा सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां दिया हुआ है किंग्सले एवं गैरी के अनुसार व्यवहार परिवर्तन दोष का कारण है। क्या कह रहे हैं? किंग्सले और गैरी के अनुसार व्यवहार परिवर्तन दोष का कारण है। क्या कारण है? मानव मूल्य, अनुभव कारण है, परिस्थितियां कारण है, या फिर अभ्यास तथा प्रशिक्षण कारण है? तो क्या होगा सही उत्तर बताना है आप लोगों को। जो डी है अभ्यास तथा प्रशिक्षण, क्या होगा सही उत्तर? अभ्यास तथा प्रशिक्षण जो है वो व्यवहार परिवर्तन का मुख्य कारण है, किंग्सले और गैरी के अनुसार। आगे चलते हैं। कॉल्विन के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का कारण है। क्या कह रहे हैं? कॉल्विन के अनुसार
अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का क्या कारण है। जो भी व्यक्ति अधिगम कर रहा है, अधिगम करता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होने का क्या कारण है। क्या परिस्थितियां कारण हैं, क्या अनुभव कारण है, क्या वातावरण कारण है, या फिर वंशानुक्रम कारण है। तो क्या कारण है, अनुभव कारण होगा, ये रहेगा सही उत्तर। व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसका कारण अनुभव है, अनुभव कारण रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर दिया हुआ है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। देखिए, ये एक न एक कथन भी पूछे जा रहे हैं। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो ये स्किनर महोदय का कथन है। क्या होगा, जो पहला दिया हुआ है ऑप्शन स्किनर, यही सही रहेगा अपना ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां दिया हुआ है सीखने के परिणाम में प्राप्त होता है। सीखने के परिणाम में प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है सीखने के परिणाम में। ऑप्शन दिए हुए हैं ज्ञान, दूसरा व्यवहार, दूसरा कौशल, तीसरा व्यवहार और चौथा उपलब्धि। तो सीखने के परिणाम में उपलब्धि जो है, उपलब्धि प्राप्त होती है, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं, सीखना एवं उपलब्धि सामान्यतया संबंधित हैं। क्या कह रहे हैं, सीखना तथा उपलब्धि संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं सीखना तथा उपलब्धि। ऑप्शन दिए हुए हैं सकारात्मक रूप से संबंधित हैं। ध्यान से, सीखना तथा उपलब्धि सामान्यतया संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, सकारात्मक रूप से संबंधित है, नकारात्मक रूप से संबंधित है, धनात्मक रूप से, या फिर ए और सी दोनों। तो ए और सी दोनों जो है ये सही रहेगा, सकारात्मक रूप से और धनात्मक रूप से संबंधित हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है सीखना एवं उपलब्धि, बिल्कुल सेम प्रश्न है पहले जैसा ही। सीखना एवं उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, सामान्य रूप से संबंधित हैं, असामान्य रूप से संबंधित हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं सीखना और उपलब्धि। तो पहला वाला ही रहेगा सही उत्तर। और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है ये। और आप लोग इसी प्रकार से इस चैनल से जुड़े रहें और जितने भी प्रश्न आते हैं उनको पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से प्रश्न बनाए जाते हैं और कोशिश होती है कि यहाँ वहाँ से बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे किए जाएं, जिससे आप लोग हमेशा जब भी मोबाइल उठाएं और अभ्यास करें प्रश्नों का, तो यहाँ पर आपको लगभग 25 से 30 प्रश्न एक वीडियो में मिले, तो बहुत बढ़िया आपका अभ्यास हो सके। देखिए, यहाँ ये प्रश्न है जो इसका उत्तर आप लोगों को ही बताना होगा। पेडागोजी का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, शिक्षण शास्त्र है क्या, शिक्षण प्रक्रिया है क्या, अधिगम प्रक्रिया है क्या, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। तो सामान्य रूप से सभी को पता ही है, पेडागोजी इंग्लिश में है और उसका हिंदी अनुवाद शिक्षण शास्त्र है। ये रहेगा इसका सही उत्तर। और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें और आप स्वयं चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें, जिससे कि जितना भी मैं कर सक रहा हूँ आपके लिए, जितना मेरे पास टाइम है उतने टाइम में वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा और अपलोड करने की भी कोशिश करूँगा। और आप लोगों के जो MP बोर्ड की 9th की जो बुक है, तो उसके पाठ अपलोड करने थे, चैप्टर। तो उसके लिए मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, इस पहले तो परीक्षा की जो डेट है वो कंफर्म सी हो जाए। अभी मतलब कंफर्म तो है डेट की, इस डेट में पेपर होना है, लेकिन फाइनल जब उसके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे तो ही फाइनल होगा। और यदि ऐसा लगता है कि नहीं हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो फिर अपन ऐसा करेंगे कि वो वाला सेशन मतलब स्टार्ट कर देंगे बीच के बीच, एक दो वीडियो इसके अपन चलेंगे, और फिर वो वाला भी आपका मतलब जो 10th 9th की संस्कृत है वो भी स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।